हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0 पर। फ्रेंड्स, आपके पेपर सीटेट के आंसर की के सॉल्व कराने की सीरीज़ में आज हम फ्रेंड्स आपको 30 तारीख, जी हाँ फ्रेंड्स 30 दिसंबर का आपका जो फर्स्ट पेपर है उसका आज हम सीडीपी सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सीडीपी में कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं आप अपना यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपको आपकी शिफ्ट या हो सकता है कि इसी शिफ्ट के अगले पेपर्स मीन्स अगले टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। और अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप अभी से जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कोई भी वीडियो यहाँ अपलोड होती है तो वहाँ उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाता है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। तो फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पोर्टफोलियो में असंबद्ध परीक्षण और क्विज होते हैं और अधिगम के उत्पाद को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर सेकंड क्या कहता है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में दूसरों की अभिप्राय, भावनाएं और व्यवहार को समझने की योग्यता है तो उसमें निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि कही जाएगी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अंतः व्यक्तिक बुद्धि। चलिए हमारा अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर थर्ड क्या कहता है कि जब हरजोत को अपने प्रदत्त कार्य में सितारा नहीं मिलता तो वह बहुत परेशान हो जाती है। अपने काम को संदर्भ में दी गई किसी भी आलोचनात्मक टिप्पणी के प्रति वह रक्षात्मक रुख अपनाती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे अधिक प्रभावकारी होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यह सुनिश्चित करना कि उसे उसके प्रदत्त कार्य में सितारा मिले जिससे कि वह परेशान न हो। ठीक है, उसे हम मोटिवेट करेंगे। चलिए अगला हमारा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4, किस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, व्यवहारवादी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार का प्रयोग प्रोत्साहित करना। तो फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अनुभव जनित अधिगम समालोचनात्मक चिंतन। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है। तो फ्रेंड्स, ये वाला प्रश्न आपका इंग्लिश में है। ठीक है, चाइल्ड आई एम नॉट एबल टू फिक्स दिस पार्ट ऑफ पजल टीचर विच पीस शुड कम टू हियर एज दीज आर द लेग्स ऑफ द कैट चाइल्ड द पाउस टीचर्स गुड। तो फ्रेंड्स, इस तरीके का इसमें आपका आंसर जो रहने वाला है वो आपका आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, स्कैफ फोल्डिंग। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है। एक अध्यापक को बहुत अधिक अपेक्षाएं किससे रखनी चाहिए। जेंडर और वर्ग को ध्यान में न रखते हुए सभी विद्यार्थियों से, केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से, विशेष श्रेणी से संबद्ध विद्यार्थियों को छोड़कर सभी विद्यार्थियों से, भिन्न भिन्न विषयों में लड़का लड़कियों से, गणित, ये सब गलत है। तो जेंडर और वर्ग को ध्यान में न रखते हुए सभी विद्यार्थियों से, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम जल्दी से अपना अगला प्रश्न कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है कि विद्यार्थियों के अधिगम में उन्नति होने की संभावना कब है। तो हमारा इसमें आंसर है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर 4, अधिगमकर्ताओं के व्यक्तिगत और सांस्कृतिक अंतरों को ध्यान में न रखते हुए प्रत्येक को एक समान अध्ययन सामग्री दी जाए, ऑप्शन नंबर 4। चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। फ्रेंड्स, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपकी और कोई डिमांड हो तो आप हमें प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है तो किसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि व्यवस्था ही फेल हो गई। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। तो फ्रेंड्स, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से आप सॉल्व कर चुके होंगे, क्योंकि डिस्कैलकुली आपकी गणना से संबंधित है, मैथ से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, इसका आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मतलब ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपके पेपर में आगे पीछे होगा तो आप इसको देख लीजिएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, अध्यापक किस तरह से रचनात्मक चिंतन को पोषित कर सकते हैं शिक्षार्थियों को समस्याओं के समाधान भिन्न भिन्न तरीके अपनाने के अवसर देकर। तो फ्रेंड्स, हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है कि अभिकथन विद्यार्थियों को अर्थ ग्रहण करने में अपनी स्वाभाविक रुचियों को पोषित करने के लिए अवसर मिलने चाहिए, जैसे कि तरह तरह की वस्तुओं का उपयोग करना, प्रयोग एवं परीक्षण करना, मानस मंथन और चर्चाएं करना। कारण है अधिगम की प्रकृति क्रियाशील और सामाजिक है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है किसकी, ए की। चलिए हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा करते हैं और इस समझ को संकेत वस्तुओं को दर्शाते हुए सुदृढ़ करते हैं लेकिन संरक्षण करने में अक्षम
नहीं है। मतलब अगर संरक्षण करने में वो असक्षम हैं तो उनकी जो अवस्था है वो होगी हमारी ऑप्शन नंबर ए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चलिए हमारा अगला प्रश्न है ऑप्शन नंबर ए, क्या कह रहा है कि बच्चों के भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में मुद्रित समृद्ध प्रवेश आवश्यक है। कारण है भावनाओं की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो फ्रेंड्स आपका इस तरीके का जो आंसर है इसका मतलब है कि आपका ए सही है लेकिन आर आपका गलत है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आपको पता होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन से अध्यापक अकादमिक अधिगम समय को बढ़ाने में प्रभावशाली होंगे? आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। तो फ्रेंड्स इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, वह अध्यापक जो नियमित रूप से कोई एक गतिविधि करता या करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाला आपका आंसर इसमें सही होने वाला है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, क्या कहता है पियाजे के सिद्धांत पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं? तो फ्रेंड्स वो किस तरीके से सीखते हैं हम इसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपका जो 17 का है इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्वतः स्फूर्ति गतिविधियों से सीखते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल है? तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दोनों मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन। चलिए हमारा अगला है एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े बर्तन से अधिक पानी आता है, यद्यपि उसकी आंखों के सामने ही पानी के एक दूसरे बर्तन से दूसरे में पलट गया। पियाजे के अनुसार बालिका की यह सोच किस योग्यता की कमी के कारण है? तो फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनुपातिक तर्क की योग्यता। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक और सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है जो किसी बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं? आपका ये क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लालन पालन, मतलब उनका जो पर्यावरण है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है वह शिक्षिका जो यह मानती है कि उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र अधिक अध्ययन करने से अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है, बच्चे की सफलता का श्रेय किसको जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चे के प्रयत्न को। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है पीटर कहता है मैं असफल हूं क्योंकि मैं मूर्ख हूं और इसका मतलब है कि मैं हमेशा ही असफल रहूंगा। यह क्या दर्शाता है? तो फ्रेंड्स ये दर्शाता है स्वतः यथार्थता, मतलब उसने अपने आप को ऐसा मान ही लिया है। ठीक है, चलिए हम अगला हमारा प्रश्न है 23 नंबर का, बच्चे को किसी समस्या का समाधान ढूंढने में किस क्रम को अपनाना चाहिए? तो फ्रेंड्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर 23 है इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समस्या की पहचान करना, परिकल्पना करना, परीक्षण करना और आंकड़ों का संग्रहण करना। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है 24 नंबर, अध्यापकों को उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स व अध्यापका। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जेंडर रूढ़िबद्धता। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 25 नंबर, कमल स्वयं को तर्क देता है कि यदि तनु उसके 1 करोइन देगी तो वह उसे 1 करोइन देगा ताकि उपहारों के लेन देन में समानता हो। कमल लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण पर है? तो ये है सामाजिक समझौते अभिनीकरण पर, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है 26 नंबर का प्रश्न है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं? तो परिवार एवं पास पड़ोस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हमारा अगला प्रश्न है 27 नंबर, सामान्य कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड 3, आपका पहला और तीसरा इसमें सही होगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखती है, यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो फ्रेंड्स ये विकास का जो सिद्धांत है वो हमारा रहने वाला है क्या, विकास के सभी आयाम पारस्परिक रूप से संबंधित हैं। ठीक है, एक दूसरे से रिकनेक्टेड हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श और अन्य सांवेगिक जानकारी के प्रति संवेदनशीलता, संचारण में शाब्दिक छेड़ता और अशाब्दिक होना, नित्य क्रमों व अन्य व्यक्तियों को अति निर्भरता और दूसरों से नजर चुराना किन बच्चों के प्राथमिक लक्षण है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सोलिन स्पेक्ट्रम। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है तो क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में सुविधा वंचित समूह से आने वाले बच्चों को शामिल करने के लिए प्रभावशाली नहीं है? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट, समूह संबद्धता के आधार पर पृथक पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के आपके 30 दिसंबर, जी हाँ फ्रेंड्स, आपके 30 दिसंबर के CDP के आपके 30 के 30 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ही ज्वाइन करें। चलिए फ्रेंड्स बहुत जल्दी मिलते हैं हम अगले किसी नए वीडियो में नए किसी सेशन को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।